हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई होप तुम सब बढ़िया होगे। ठीक। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कीटोन बॉडी सिंथेसिस या उसका मेटाबॉलिज्म। ठीक। तो आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इकोसिनोइड्स। ठीक है। देखो, इकोसिनोइड्स होते क्या है? इकोसिनोइड्स हम देखो, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, और आपका ल्यूकोट्राइन्स, ठीक, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, और थ्रोम्बोक्सेन्स, ठीक, इन्हीं तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इकोसिनोइड्स बोलते हैं। ठीक। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये इकोसिनोइड्स हो गए। ठीक है। लेकिन ये और इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, मतलब ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? तो ये जो ओरिजिनेट होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं किससे? ओमेगा 3 या ओमेगा 6 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद 20 कार्बन। ठीक है। जो भी 20 कार्बन के पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6, ये उनसे डेवलप होते हैं। ठीक है, इकोसिनोइड्स। ठीक है। अब देखो इनका मतलब अब इकोसिनोइड्स का मतलब इनके ये देखेंगे कि सिंथेसिस कैसे होती है। ठीक। और इनके फंक्शन देखेंगे, सिंपल सा। ठीक है। देखो, ये टॉपिक जो है वो थोड़ा याद करने का है। ठीक है। इसमें बस रेगुलेशन जो है वो एक समझाने का है, और एक जो एंजाइम वगैरह का वो समझाने का। बाकी तुम्हें जो इनके फंक्शन होंगे, ठीक है, वो तुम्हें क्या करने पड़ेंगे? वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। समझ में आ गई? तो अब अब हम क्या करेंगे? अब इकोसिनोइड्स का सिंथेसिस पढ़ेंगे। ठीक। ठीक है। सबसे पहले देखो, मैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा हूँ यहाँ पे। पहले मैं ये लिख दूँ सिंथेसिस। ठीक है, कि हम इनको बनाते कैसे। ठीक। सबसे पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, है ना, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं उसमें। ठीक है। ये आपकी हो गई फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है। अब देखो, मैं क्या करूँगा, जो ये में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी हुई है, अब इसमें जो फॉस्फोलिपिड होगा ना, एक फॉस्फोलिपिड, मान लो ये वाला एक फॉस्फोलिपिड है, मैंने एक पोर्शन ले लिया फॉस्फोलिपिड का। ठीक है। उसमें क्या है? उसमें से मैंने उस फॉस्फोलिपिड, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ समझा रहा हूँ। जो फॉस्फोलिपिड होता है वो किससे बनता है? फॉस्फोलिपिड होता है, एक तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक। और उसमें एक ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, मतलब उसमें अल्कोहल होता है एक। ठीक। और 2 उसमें फैटी एसिड होते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस फॉस्फोलिपिड में से जो फैटी एसिड है ना, ठीक है, जो फैटी एसिड जुड़ा हुआ है उसमें, हम उसको तोड़ेंगे फैटी एसिड को। उस फैटी एसिड से हम क्या बनाएंगे? इकोसिनोइड्स। समझ में आ गया? देखो, मैंने अभी तुमसे क्या बोला, इकोसिनोइड किससे ओरिजिन होते हैं? ओमेगा 3 ओमेगा 6 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो 20 कार्बन के हैं। ठीक है। अब वो फॉस्फोलिपिड में आपके फैटी एसिड हैं। ठीक है। अब उसमें फॉस्फोलिपिड में फैटी एसिड है। ठीक है। उसमें कौन सा फैटी एसिड है? मेनली अरेकिडोनिक एसिड। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो फॉस्फोलिपिड में अरेकिडोनिक एसिड है ना, उसको तोड़ेंगे। ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड है, हमने अरेकिडोनिक एसिड को उससे अलग कर दिया। किससे? फॉस्फोलिपिड से। ठीक है। ठीक। एंजाइम कौन सा है यहाँ पे? एंजाइम आया यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज A2। ठीक। कौन सा आया? फॉस्फोलाइपेज A2। अब देखो सुनो, ऐसा तो है नहीं है कि फॉस्फोलाइपेज A2 अपने आप आएगा और तुरंत काम चालू कर देगा। ऐसा तो होगा नहीं, मतलब रेगुलेशन होगा ना इसका। तो इसका मतलब इसको स्टिमुलेट कौन करेगा ये इस काम को करने के लिए? इसको स्टिमुलेट जो करेंगे ना, देखो प्लस का साइन का मतलब है स्टिमुलेट करना। कौन स्टिमुलेट करेगा इसे? एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन कर सकता है। ठीक है। थ्रोम्बिन कर सकता है। ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकेंड कर सकता है। ठीक है। ब्रेडिकाइनिन इसे स्टिमुलेट करेगा। ठीक है। वैसोप्रेसिन
वैसोप्रेसिन से स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, तो किस किसने स्टिमुलेट किया इसको? एपिनेफ्रिन, थ्रोम्बिन, एंजियोटेंसिन, ब्रेडिकाइनिन और वैसोप्रेसिन। तो जब इसने स्टिमुलेट किया तो इसने अब ये इसकी एक्टिविटी क्या हुई? बढ़ी। इसने क्या किया? जो फॉस्फोलिपिड था उसमें से एराकिडोनिक एसिड को इसने ब्रेक कर दिया वहाँ से, फॉस्फोलिपिड में से। ठीक, अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा? अब यहाँ से एराकिडोनिक एसिड का क्या होगा? देखो, अब ये एराकिडोनिक एसिड क्या बना सकता है आपका? या तो ल्यूकोट्राइन्स बनाएगा, ठीक, या प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाएगा, ठीक, या थ्रोम्बोक्सिन्स बनाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे बनाएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें पूरा पाथवे समझाऊंगा इसका। ठीक है, देखो समझना। देखो पहले मैं क्या बना रहा हूँ, पहले मैं तुम्हें सिंथेसिस बता रहा हूँ प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की। ठीक है, ठीक, देखो ये एराकिडोनिक एसिड है। ठीक, एक मिनट कैमरा ठीक कर लूँ बस। ये एराकिडोनिक एसिड है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ। अब इस पे एराकिडोनिक एसिड पे एंजाइम कौन सा काम करेगा? देखो एक एंजाइम है, देखो ये वाला, ये एक एंजाइम है। ठीक है, इस एंजाइम का नाम क्या है? PgH2 सिंथेज। ठीक है, PgH2 सिंथेज। PgH2 का मतलब क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज। ठीक है, ये हो गया। इस प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज में दो कैटालिटिक साइट होती हैं। क्या होती हैं? दो कैटालिटिक साइट। ठीक है, पहली जो साइट है ये वाली, ये होती है कॉक्स वाली। ठीक, दूसरी जो साइड है वो होती है पेरोक्सीडेज साइट। ठीक है, मतलब एंजाइम तो काम यही करेगा, लेकिन इसकी क्या होती है? दो कैटालिटिक साइट होती हैं, एक कॉक्स और एक पेरोक्सीडेज। ठीक, तो ये दोनों काम करेंगे। कैसे? देखो ये एराकिडोनिक एसिड है, इस पे क्या होगा? इस पे एंजाइम कौन सा एक्ट करेगा? COX-1। ठीक है, COX-1 क्या है? साइक्लोऑक्सीजिनेज टाइप 1। ठीक है, फिर ये आपका किस में कन्वर्ट होगा? PGG2। PGG2 का मतलब क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन G2। ठीक, फिर क्या होगा? अब दूसरी कैटालिटिक साइट आएगी, वो क्या करेगी? उसमें कौन आएगा? पेरोक्सीडेज। ठीक है, PGG2 पेरोक्सीडेज ने एक्ट किया, क्या बन गया? PGH2, प्रोस्टाग्लैंडिन H2। ठीक, अब क्या होगा? देखो अब PGH2 पे, ठीक है, मान लो थ्रोम्बोक्सिन। देखो मैं थ्रोम्बोक्सिन को TX लिख रहा हूँ। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस। PH2 पे किसने काम किया? थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस ने। ठीक है, तो क्या बन गया? थ्रोम्बोक्सिन A2। समझते हैं ना? ठीक है, ये पहला हमारा थ्रोम्बोक्सिन बन गया। ठीक है, मतलब ईकोसोनेट पहला बन गया। ठीक है, फिर अब इस पे मान लो किसने एक्ट किया? प्रोस्टाग्लैंडिन I2 सिंथेस। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 सिंथेस ने एक्ट किया, तो क्या बना? प्रोस्टाग्लैंडिन I2। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है, ये बन गया एक ईकोसोनेट। ठीक है, अब देखो, अब मान लो इस पे किसने एक्ट किया? PGE सिंथेस। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन E सिंथेस, तो क्या बनेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन E2 सिंथेस, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बनेगा, जिसे तुम प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बोलोगे। ठीक, अब देखो एक और रह गया। अब इस पे कौन एक्ट करेगा? मान लो इस पे किया प्रोस्टाग्लैंडिन F सिंथेस। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन F सिंथेस, तो क्या बनेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। ठीक है, ठीक, अब देखो ये सारे इक्वेशनर्स बन गए। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन बन गया और प्रोस्टाग्लैंडिन बन गए। ठीक है, अब देखो इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं समझना। देखो इसके फंक्शन आपके, मैं बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है, ये ऐसे बॉक्स बनाया। ठीक, ये ऐसे, और इसका मैं तुम्हें, ठीक, देखो सबसे पहले थ्रोम्बोक्सिन A2। देखो थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है, ठीक है,
ये बच्चों एक बात समझना, देखो मैंने तुम्हें बताया ये कॉक्स 1 एंजाइम ने एक्ट किया है, ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ पे है ना, जो कॉक्स मैंने बताई थी ना, 2 कैटालिटिक साइट होती हैं, ठीक है, उसके 2 आइसोजाइम होते हैं, एक कॉक्स 1 होता है, एक कॉक्स 2 होता है, ठीक। तो जो एराकिडोनिक एसिड होता है ना, ठीक है, वो आपका PgG2 भी बनाएगा, ठीक है। उस पर एक और एंजाइम एक्ट कर सकता है, कौन सा, कॉक्स 2। देखो समझना, मैंने ये बोला था कि ये जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेस, इसमें 2 कैटालिटिक साइट हैं, एक कॉक्स और पेरोक्सिडेज, ठीक। अब कॉक्स की 2 आइसोजाइम फॉर्म होती हैं, एक कॉक्स 1 और कॉक्स 2, दोनों ही क्या करती है, एराकिडोनिक एसिड पे एक्ट करती हैं, जो कि दोनों ही मिलकर क्या बनाती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन G2। अब मैं तुम्हें इनका डिफरेंस समझाऊंगा इन दोनों एंजाइम में, अभी बताऊंगा। देखो पहले ये समझो, ठीक है, ये समझ आ गया, ठीक। अब देखो थ्रोम्बोक्सिन A2, देखो थ्रोम्बोक्सिन A2 जो प्रोड्यूस होता है, ये जो प्रोड्यूस होता है ना, ये प्रोड्यूस होता है किस में, प्रोड्यूस प्राइमरली, सॉरी हाँ, प्राइमरली प्रोड्यूस इन प्लेटलेट्स, किसमें, प्लेटलेट्स, ठीक है। और किसके द्वारा होता है, कॉक्स 1। मतलब ये है कि प्लेटलेट्स में जब थ्रोम्बोक्सिन A2 बनेगा तो कौन से एंजाइम के थ्रू बनेगा, कॉक्स 1, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक। तो ठीक है, अब प्रोड्यूस हो गया, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोमोट प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है, प्लेटलेट को एग्रीगेशन कराता है, ठीक। दूसरा फंक्शन होता है ये कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है, ठीक है, सेल के अंदर, इंक्रीज कैल्शियम सेल, ठीक। अगर एक सेल के अंदर कैल्शियम बढ़ा देगा तो क्या होगा, देखो कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसका, स्मूथ मसल का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा स्मूथ मसल का, और क्या कराएगा, वेजो एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, इतना समझ आया, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक ठीक। अब आ जाओ PgI2 मतलब प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक। ये प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूस प्राइमरली इन एंडोथीलियम ऑफ वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियम है, ये वहाँ पे प्रोड्यूस होता है प्राइमरली, हाँ ठीक है, प्रोड्यूस होता है, ठीक। किसके द्वारा होता है, बाय कॉक्स 2। ध्यान रखना बच्चों, जब प्रोस्टासाइक्लिन I2 बनेगा तो ये वाला पाथवे फॉलो होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक। जब थ्रोम्बोक्सिन A2 बनेगा कॉक्स 1 के द्वारा तो ये वाला पाथवे फॉलो होगा, ये, ठीक है, समझ आ गया, ठीक ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, माइनस का मतलब है इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो इन दोनों का अपोजिट काम होता है, ये क्या करा था, प्लेटलेट एग्रीगेशन करवा रहा है, और ये प्लेटलेट इनहिबिट करवा रहा है, ठीक ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन E2, देखो ये जो होता है प्रोड्यूस्ड बाय मोस्ट टिश्यू, मतलब इससे ज़्यादा टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। इसका फंक्शन क्या होता है, वेजोडाइलेशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इसका प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, और इसका काम है स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, क्या करवाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। इतने फंक्शन तो मैं ध्यान रखते हैं। एक और ध्यान रख लो कि ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, रेगुलेट रीनल फंक्शन, ठीक है, रेगुलेट रीनल फंक्शन, ठीक है। अब देखो, अब ये बचा है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, ठीक है। देखो ये भी प्रोड्यूस होता है बाय मोस्ट टिश्यू, ज़्यादा टिश्यू से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, वेजो एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, वेजो एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, और कॉन्ट्रैक्शन कराता है स्मूथ मसल का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है स्मूथ मसल का। और भी एक और ध्यान रख लो, स्टिमुलेट करता है क्या,
स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो, ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन हो गए। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है भैया। ठीक, अब देखो सुनो, अब ध्यान समझना कि इन दोनों एंजाइम को देखो, ये एंजाइम जो होता है ना, देखो ये एंजाइम है ना, ये इन दोनों एंजाइम में डिफरेंस क्या होता है पहले ये समझो। ये एंजाइम COX-2 जो होता है ना, ये आपका इंड्यूसिबल होता है। इंड्यूसिबल का मतलब है कि ये अपने आप काम नहीं करेगा, जब इसे सिग्नल मिलेगा ना, COX-2 को जब सिग्नल मिलेगा जब ये काम करेगा। ठीक है, ये बिना सिग्नल के काम कर सकता है COX-1। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक, चलो बढ़िया। ठीक है, अब देखो सुनो, COX-2 को मतलब इंड्यूस कौन करता है ये समझो। देखो मैं यहाँ स्टिमुलेट, प्लस का साइन का मतलब है स्टिमुलेट, कौन कौन करता है? साइटोकाइंस, एंडोटॉक्सिन। ठीक है, एंडोटॉक्सिन हो गए, ग्रोथ फैक्टर्स हो गए। तुम्हें सारे याद नहीं करने, जो भी तुम्हारी मर्जी हो वो याद तुम कर सकते हो। ग्रोथ फैक्टर्स और ट्यूमर प्रोमोटर्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इसको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, और इसको इनहिबिट कौन करेंगे? माइनस का साइन का मतलब है इनहिबिट। ठीक है, कौन करेंगे? जो COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं ना वो करेंगे। ठीक है, COX-2 इनहिबिटर्स। ठीक, अब सुनो, अब COX-1 को इनहिबिट कौन करेगा? COX-1 को इनहिबिट कौन करता है? आप क्या, एस्पिरिन करता है। ठीक, इंडोमेथासिन करती है। ठीक है, और NSAIDs। ठीक है, NSAID। ठीक है, ये करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ध्यान रखना। ठीक है, इसमें से तुम एस्पिरिन और इंडोमेथासिन याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसको इनहिबिट करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये इंड्यूसिबल होता है, ये नहीं होता। ठीक है, अब समझना, देखो रेगुलेशन कैसे करते हैं। रेगुलेशन सिंपल सी बात है कि देखो मैंने तो सिंथेसिस बताई थी, और रेगुलेशन का मैंने तुम्हें ये बता ही दिया था। देखो रेगुलेशन का फॉस्फोलाइपेज A2 बता दिया कि इसको कौन कौन रेगुलेट करता है। ठीक है, मैंने COX-2 का भी बता दिया कौन कौन रेगुलेट करता है, COX-1 का भी रेगुलेशन बता दिया। अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाऊंगा कि जो एस्पिरिन होता है ना, ये कैसे रेगुलेट करता है, ये बात समझना। ठीक है, ये बात ध्यान समझना। देखो अब ध्यान से सुनना कि जो COX-1 होता है ना, जो COX-1 होता है वो प्लेटलेट्स में। ठीक है, और जो COX-2 है वो कहाँ पर है? एंडोथेलियम वेसल्स में। ठीक है, तो देखो इसका रेगुलेशन कैसे होता है, मतलब एस्पिरिन करता कैसे है। देखो एस्पिरिन, देखो ये COX-1 है और ये COX-2 है। ठीक, COX-1 कहाँ पर है? COX-1 कहाँ पर है? प्लेटलेट्स में। ठीक, COX-2 कहाँ पर है? एंडोथेलियम में। ठीक है, अब एक ध्यान से समझना। देखो प्लेटलेट्स में आपका न्यूक्लियाई तो होता नहीं है। ठीक, बट एंडोथेलियम में न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है ना, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, जो एस्पिरिन होता है ना, तो क्या करता है ये एस्पिरिन, क्या करता है एस्पिरिन, क्या करता है एस्पिरिन, जो COX-1 होता है ना, ये एस्पिरिन है, एस्पिरिन ने यहाँ एक्ट किया, तो COX-1 पे इसने एस्पिरिन ने क्या किया? एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन मतलब क्या है? इस पे एसिटाइल ग्रुप एक्ट कर दिया। जैसे ही COX-1 पे, ये COX-1 है, इस पे एसिटाइल ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, तो इस पे एसिटाइल ग्रुप अटैच हो गया, तो जैसे ही इस पे COX-1 पे एसिटाइल ग्रुप अटैच हुआ तो ये क्या हो गया? इनहिबिट। ठीक है, अब क्या हुआ? अब एस्पिरिन ने यहाँ पे एक्ट किया। ठीक है, एस्पिरिन ने यहाँ पे एक्ट किया, इसने क्या किया? वही सेम वक्त एसिटाइलेशन किया। एसिटाइलेशन किया तो इसका मतलब COX-2 इनहिबिट हो गया। क्या हो गया? इनहिबिट। इतना समझ आया? तो ये इनहिबिट हो गया। ठीक, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो
एस्पिरिन ने क्या किया, एसिटाइलेशन कर दिया दोनों में, ठीक है। तो अब प्लेटलेट में न्यूक्लियाई तो है नहीं है ना, इसका मतलब देखो ये एंजाइम कहाँ से बना होगा, ये एंजाइम कैसे बना होगा, पहले क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ होगा, फिर ट्रांसलेशन, फिर ये बना होगा, ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन प्लेटलेट में तो न्यूक्लियाई है ही नहीं है, तो उसके पास क्या है, उसके पास जो पहले से COX-1 है वही और मतलब इसका मतलब ये होगा कि प्लेटलेट जो है वो और COX-1 नहीं बना पाएगी, है ना, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियाई है ही नहीं है, जितना पहले से COX-1 था उतना ही प्रेजेंट है। तो एस्पिरिन ने क्या किया, एसिटाइलेशन कर दिया तो इनहिबिट हो गया। लेकिन COX-2 के पास क्या न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन उसके न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, बट उसने एस्पिरिन से ये कहा, एस्पिरिन तुमने हमारा COX-2 तो इनहिबिट कर दिया, ठीक है, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियाई है, हम और बना सकते हैं। समझ में आ रही है, मेरा ये कहने का मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि एंडोथीलियम पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, उसने एस्पिरिन जो है एसिटाइलेशन कर दिया उस पर, तो एंडोथीलियम को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस पर न्यूक्लियाई है, वो क्या करेगा, वो और COX-2 बना देगा, ठीक। लेकिन दिक्कत है प्लेटलेट में तो जितना पहले से COX-1 था उतना है ही है, वो सारा इनहिबिट कर दिया एस्पिरिन ने, ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियाई भी नहीं है कि आगे चल के COX-1 बना सके, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम लो डोज एस्पिरिन यूज्ड करते हैं, ठीक है, किसमें, लो डोज ऑफ एस्पिरिन यूज करते हैं किसमें, लोअर रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक में, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक। तो ये बताना चाह रहा था, ठीक है, इसको तुम ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है ये, ठीक है। और बाकी तुम्हें मेन चीज़ें ये काम गया, सॉरी, हाँ, बाकी तुम्हें ये याद होना चाहिए, ठीक है, जितना भी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या बता दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन बता दिए। अब तुम्हारा क्या बचा है, ल्यूकोट्राइन्स बचा है, ठीक है। तो ल्यूकोट्राइन्स हो सकते हो, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो ल्यूकोट्राइन, ठीक है। अब देखो अरेकिडोनिक एसिड है, ठीक, अरेकिडोनिक एसिड है, इस पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, 5 लाइपोऑक्सीजिनेज, ठीक है, 5 लाइपोऑक्सीजिनेज, ठीक। क्या बनता है यहाँ पे, 5 हाइड्रो परऑक्सी यूको से टेट्रा इनोइक एसिड, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 5HPETE, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा ल्यूकोट्राइन A4, ठीक है, ल्यूकोट्राइन A4। इस ल्यूकोट्राइन A4 का मतलब किससे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस इन ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, मास्ट सेल्स बनाती हैं इसे, ठीक है, ठीक। तो ये चीज़ें बनाएंगे, ठीक। अब ल्यूकोट्राइन A4 से हम अदर ल्यूकोट्राइन बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इसमें ग्लूटाथायोन ऐड करेंगे, ठीक है, ग्लूटाथायोन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ल्यूकोट्राइन C4, ठीक। जब ल्यूकोट्राइन C4 बन जाएगा तो इससे हम C4 से क्या बनाएंगे, D4, ल्यूकोट्राइन D4, फिर ल्यूकोट्राइन D4 से क्या बनाएंगे, ल्यूकोट्राइन E4। ल्यूकोट्राइन E4 से क्या होगा, हम इसमें देखो ग्लूटाथायोन जो होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, ग्लूटामेट होता है, ठीक है, सिस्टीन होता है और ग्लाइसिन होता है ना। इन तीनों मतलब ग्लूटाथायोन में 3 अमीनो एसिड होते हैं, ग्लूटामेट, सिस्टीन और ग्लाइसिन। तो ठीक है, अब इसमें क्या है, ल्यूकोट्राइन C4 में ग्लूटामेट है, ग्लूटाथायोन है, तो क्या करेंगे, हम इसमें से ग्लूटामेट निकाल देंगे। जैसे ग्लूटामेट निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ल्यूकोट्राइन D4। फिर क्या करेंगे, अब इसमें से हम ग्लाइसिन निकाल देंगे। जैसे ग्लाइसिन निकाल देंगे क्या बन जाएगा, ल्यूकोट्राइन E4। समझ में आया, बहुत सही। अब इन तीनों का फंक्शन क्या होता है वो देख लो। इन तीनों का फंक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है, और
ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, ये सब कराते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक, अब देखो एक होता है ल्यूकोट्राइन B4, ठीक है, ये ल्यूकोट्राइन B4 इंपॉर्टेंट है, ये कीमोटैक्टिक एजेंट की तरह काम करता है, कीमोटैक्टिक एजेंट फॉर न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, कीमोटैक्टिक एजेंट का मतलब क्या हो गया, देखो कीमोटैक्टिक एजेंट का मतलब हो गया जैसे मान न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल को कोई बैक्टीरिया मारना है, ठीक है, मान लो देखो ये हो गई ये आपकी न्यूट्रोफिल हो गई, ठीक है, ये न्यूट्रोफिल हो गई और ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। तो न्यूट्रोफिल को ये मतलब एक डायरेक्शन दिखानी है, न्यूट्रोफिल को एक डायरेक्शन दिखानी है कि हाँ भाई वहाँ पे बैक्टीरिया है, वहाँ पर प्रेजेंट है बैक्टीरिया, वहाँ पे तुझे मारना है उस बैक्टीरिया को, ठीक। लेकिन उसे डायरेक्शन कौन दिखाएगा, वो दिखाएगा ल्यूकोट्राइन B4। वो ल्यूकोट्राइन B4 क्या करेगा, ये इसको सिग्नल देगा, सिग्नल न्यूट्रोफिल को देगा, ठीक है, और क्या करेगा, वो सिग्नल देगा तो ये बताएगा कि बैक्टीरिया उस जगह पर प्रेजेंट है। तो न्यूट्रोफिल जो होगा ना वहीं पहुंच जाएगा जहाँ पे बैक्टीरिया है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में। कौन बताता है, ल्यूकोट्राइन B4। ये इसी को ही बोलते हैं कीमोटैक्टिक एजेंट, ठीक है, ठीक। और दूसरा फंक्शन क्या होता है, दूसरा फंक्शन होता है एडेशन ऑफ WBC, ठीक है, एडेशन करवाता है WBC का। ठीक है बच्चों, सो आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा लेक्चर, ठीक है। और ठीक है, पढ़ाई, और हाँ एक चीज़ और है, ये सॉरी, ये हो गया ना, हाँ ठीक, फॉस्फोलाइपिस वाला। सो बच्चों ठीक है, हाँ सारा कुछ कवर हो गया है, ठीक है। बाकी यार जो भी था पोस्टोग्लिसरान जितना मैंने पढ़ा उतना बहुत है, सफिशिएंट है। सारे ये मुझे पता है, ये टॉपिक याद करने का है, सो एक दो बार लिख लेना, याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहो, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।